हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर सीयूटी पीजी में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है जो सीयूटी पीजी जूलॉजी में पूछे गए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट सभी के लिए हैं, बॉटनी के लिए भी हैं, जूलॉजी के लिए भी हैं और लाइफ साइंस के लिए भी हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे हम आज और समझने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह से जो एग्जाम होने वाला है सीयूटी पीजी का उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। हमें क्या करना है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं। तो पहला ऑप्शन है चैनल प्रोटीन फॉर्म ओपन पोर थ्रू विच सुटेबली साइज्ड मॉलिक्यूल द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सही बात है, ये ओपन पोर बनाते हैं, तो यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कैरियर प्रोटीन सिलेक्टिवली बाइंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। सही बात है, एंड ट्रांसपोर्ट देम अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय अंडरगोइंग ए कन्फॉर्मेशनल चेंज। ये बात भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन सी क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स across membrane through channel protein and carrier protein also involve active transport। ऑप्शन डी देख लेते हैं। देखो, ऑलवेज इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बात तो चैनल और कैरियर प्रोटीन ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी कराते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पे गलत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऑलवेज क्या लगती है, एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऑप्शन सी तो यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी क्या है, स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज फ्रीली थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये बात भी सही है, डी। तो हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखो हमारा कौन कौन सा सही है, ए बी डी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक, इसके बाद इन अ सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट व्हाट द ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनल्स सेडिमेंटेशंस फ्रॉम लोअर टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो गोल्गी होता है, जो गोल्गी होता है वो कम डेंस होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उससे कम। सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होते हैं, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ प्रोटीन कोड इन जीन इन द माउस वाज म्यूटेटेड सच दैट द resultant protein was non-functional. The phenotypic effect of mutation was observed in homozygous mice in in the heterozygous mice that inherited the mutation from the mother and the heterozygous mice that inherited the mutation from the father। जब ये फादर और मदर की इनिटेशन की बात, देखो अगर होमोजाइगस हो रहा है, फिनोटिपिक इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, होमोजाइगस में ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में होता तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी ऑब्जर्व होता। ठीक है, तो यहां पर बात आ जाती है फिर जीन इम्प्रिंटिंग की। एक्स लिंक्ड की कोई यहाँ पर बात ही नहीं की गई है। ठीक है, और ना तो एलील्स की बात की गई। तो यहाँ पर जो बात आ जाती है, जब मेल और फादर और मदर के एक्सचेंज की बात आ जाती है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जीन इज इम्प्रिंटेड। जीन क्या हो रहा है, इम्प्रिंटेड हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोरिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज। ठीक है, ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्टिव वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसके लिए मोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो हमारा है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ऑप्शन सेकंड इज राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट फाउंड इन योसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो मास्ट सेल होती हैं, देखो ये तो सब देखने को मिलेगा, राइबोन्यूक्लियेज मिलेगा, साइटोकाइंस मिलेंगे, कीमोकाइंस मिलेंगे, लेकिन हिस्टामाइन नहीं मिलेगा। ये मोस्टली जो होता है वेसोफिलिया, जो मास्ट सेल होती है उनमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे,
Sickle cell anemia is the disease characterized by the patient of erythrocyte characteristic sickle shape या crescent shape। तो इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिजीज। तो पहला है डिलीशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड फ्रॉम द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। ये बात बिल्कुल सही बात है, जो बीटा चेन पे होता है ग्लूटामिक एसिड का डिलीशन हो जाता है, वहां पर वैलीन आ जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद हम बात करेंगे मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। देखो यहाँ पर एक तो बात कर लिए अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप। देखो जब हम अमाइनो एसिड पढ़ते हैं तो वहां पर मोस्टली जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे अमाइनो एसिड है सी अल्फा, इसके द्वारा COH जुड़ा होता है, फिर R जुड़ा होता है, फिर हमारा H जुड़ा होता है, और फिर NH3 पॉजिटिव जुड़ा होता है। ठीक है, तो जो अल्फा कार्बन के साथ COH ग्रुप जुड़ा होता है वो मोस्टली जो है वो 1.8 टू 2.9 pH पर अपना क्या कर देता है, प्रोटॉन रिलीज कर देता है, तो उसकी वो क्या हो जाती है, फर्स्ट पीके वैल्यू हो जाती है। तो ये राइट आंसर इसके लिए है 1.8 टू 2.9। अल्फा अमाइनो ग्रुप जो होता है, अब ये अमाइनो ग्रुप है, हम फिर से क्या डालेंगे, फिर से हम टाइट्रेशन करेंगे। जब टाइट्रेशन करेंगे तो वह 8.8 टू 10.8 पर अपना क्या कर देगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो अमाइनो ग्रुप के लिए पीके वैल्यू जो होती है अल्फा अमाइनो ग्रुप, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा तो ये अल्फा अमाइनो ग्रुप हो गया, इसकी पीके वैल्यू 8 टू 10.8 तक वेरी करती है। अब एसिडिक अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हमारे, क्योंकि अब एसिडिक है तो COH ग्रुप होगा, तो कम पीएच पर ही अपना ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा, तो पीके वैल्यू भी कम होगी। दैट मीन्स यहाँ पर 3.9, एसिडिक का 3.9 हो जाएगा और बेसिक का हमारा हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो देखो ए का हमारा पहला, बी का दूसरा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा है, सी का चौथा है, और डी का तीसरा है, तो राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, ग्लूकोनियोजिनेसिस सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। तुम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो, ग्लूकोनियोजिनेसिस पढ़ते हो, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब होता है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं उनसे हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराना। तो इसकी मेन साइट जो कहाँ का, मतलब इसके चूज करना है कौन कौन से सही है। द मेन साइट ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस लीवर, सही बात है। फार लेजर एक्सटेंट ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस अकर्स इन किडनी, ये बात भी सही है। वेरी लिटिल ग्लूकोनियोजिनेसिस अकर इन ब्रेन ऑफ या मसल्स, ये बात भी सही है। द सेकेंड मेन साइट ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस इज द हार्ट, ये बात गलत है। सेकेंड मेन साइट जो है वो है हमारी किडनी। ठीक है, तो राइट आंसर ABC हो जाएगा, सेकेंड। इसके बाद हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम, कैरियोटाइप्स, क्रोमोसोम फार्मूला, एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी एट बर्थ। इसमें फिर करना क्या है, ये हमने पढ़ लिया। जैसे डाउन सिंड्रोम के आगे लिखा है 47 + 13 2n+1, और जो बर्थ फ्रिक्वेंसी है वो 1/20,000 है। पटाउ सिंड्रोम 47 + 21 2n+1, मतलब यहाँ पर ट्राइसोमी हो रही है। ठीक है, ट्राइसोमी कहना चाह रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बोल रहा है 1/200। एडवर्ड सिंड्रोम 47 + 18 2n+1, 18वें क्रोमोसोम में होती है। एडवर्ड सिंड्रोम के देखो, जो डाउन सिंड्रोम तुम पढ़ते हो वहां पर 21वें क्रोमोसोम पर होती है, तो ए वाला तो गलत है। और जो पटाउ सिंड्रोम होता है वहां पर 13वें में होती है, ये बात तो यहाँ से दोनों गलत हो गए। तो बचा कौन सा हमारा, सी और डी। क्लाइनफिल्टर में क्या होता है, सही बात है, एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी बढ़ जाती है, सही बात है। और एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी होती है, तो सी और डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, people with hemophilia are unable to produce a factor needed to blood clotting. The cuts, worries and wounded of hemophilics continue to bleed if not with clotting factor can cause death. ठीक, अगर हम उसे हम नहीं क्लोटिंग फैक्टर देते हैं तो डेथ हो जाती है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हीमोफीलिया। देखो पहला ऑप्शन है द प्रिंसिपल टाइप ऑफ हीमोफीलिया इन ह्यूमन इज ड्यू टू द रिसेसिव एक्स लिंक्ड म्यूटेशन, सही बात है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड म्यूटेशन के कारण होती है हीमोफीलिया। These males have inherited this mutation from their heterozygous mother. जो अफेक्टेड होते हैं उनमें कहाँ से आता है, जो अफेक्टेड मेल्स होते हैं उनमें जो
म्यूटेशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो हेटेरोजाइगस मदर से ही आता है, क्योंकि मदर के पास क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर दोनों अफेक्टेड हैं तो ये मदर डिजीज्ड होती है, अगर एक है तो कैरियर होती है। अब ये एक जाएगा कहाँ, देखो क्या है, कोई मेल है, अगर इनसे मेल बनेगा तो बाई बनेगा, बाई तो फादर से आएगा, और एक्स कहाँ से आएगा, मदर से आएगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि इससे डिजीज्ड होगी अगर अफेक्टेड है। तो हेटेरोजाइगस मदर से आ सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है मेल्स में, तो बी ऑप्शन भी सही है। इसके बाद अफेक्टेड मेल्स नेवर ट्रांसमिटेड द म्यूटेंट एलील टू देयर सन। अब जैसे मान लो मेल के पास क्या होता है, एक्सी वाई, ये अफेक्टेड मेल हो जाएगा फॉर हीमोफीलिया के लिए। अब मदर ये है, ठीक है, इससे बनेगा सन। अब सन पे क्या जाएगा, फादर से तो बाई जाएगा ना, अगर कोई मेल बनेगा तो फादर से बाई जाएगा तभी तो मेल बनेगा, और माँ से आ गया एक्स, तो क्या वो अफेक्टेड हो गया, नहीं, तो सन उसका क्या हो सकता है, अफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये रात भी सही है। इसका नियरली ऑल इंडिविजुअल हु हैव हीमोफीलिया आर मेल, मोस्ट प्रोबेबली चांस है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल का कम चांस है, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, और तो अगर एक पे होता है तो वो कैरियर होता है, ना कि अफेक्टेड। मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पर प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो नियरली मोस्ट चांस है कि सभी मेल्स क्या हो सकते हैं, हीमोफिलिक हो सकते हैं, तो ए बी सी डी राइट आंसर होगा इसका, ठीक। इसके बाद आइडेंटिफाई द रूल दैट सजेस्ट द एंडोथर्मिक एनिमल्स climate tend to have shorter extremities, ear and limbs compared with the animals from the warmer climates। तो ये जो रूल था ये एलेंस रूल था, एलन ने बताया था कि जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनके जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, ईयर एंड लिम्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू वार्म। जैसे कि अगर तुम मान लो रेतीले जैसे कि इस डायग्राम में तुम्हें दिखाया गया है, ये वार्म कंडीशन में, जैसे कि मान लो रेगिस्तान जैसी चीजों में मिल रहा है, तो इसके क्या है, पैर लंबे हैं, कान बड़े हैं, ठीक है। और यहीं ये देखो स्नो वाली एरिया में मिल रहा है, जैसे आर्टिक रीजन में मिल रहा है, तो इसके कान छोटे हैं, पैर भी छोटे हैं, ठीक है, तो इनका साइज छोटा होता है, ठीक। तो ये एलेंस ने बताया था। और बर्गमैन का रूल भी क्या है, बर्गमैन का रूल भी पढ़ लो, यहाँ पर क्या बताया था। In 1847, Carl Bergman noted that among closely related mammals या bird, the largest species occurred at high latitude। मतलब जो where it is colder, ठीक। जो हमारे जैसे मतलब पोलर बियर है, हाई लेटीट्यूड पे है, हाई लेटीट्यूड पे है, और क्योंकि बड़ा साइज है, पोलर बियर का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, इसीलिए वो हायर लेटीट्यूड पे मिलता है। ये किसने बताया था, बर्गमैन रूल ने बताया था, बर्गमैन ने बताया, ठीक। इसके बाद अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, मीडियन, मीन, मोड एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो जो मीन होता है, देखो हार्मोनिक मीन क्या है, पहले तो मीन पढ़ लो क्या है। मीन तुमने पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये दिए रखे हैं, ठीक है, इनको हमने जोड़ लिया और कितने नंबर आप प्रेजेंट है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाता है मीन। तो द वैल्यू ऑफ which we get by dividing the total value of various given items in series by the total number of items, ये हो गया हमारा मीन, बी का तीसरा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आइटम। डी का हमारा हो गया ये, ठीक। अब यहाँ पर जैसे मीडियन की, द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटाबेस व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि द वैल्यू ऑफ मिडिल आइटम्स ऑफ सीरीज वेयर इट इज अरेंज्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्या हो गया हमारा मीडियन। मोड क्या होता है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होती है फ्रीक्वेंसी, उसे हम कहते हैं मोड, ठीक है। तो ये हो गया ये। तो अब जैसे पहले का हमारा क्या है, पहले का हमारा है सेकंड, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द जेल कंटेनिंग द सेपरेटेड प्रोटीन इज इमर्ज्ड इन अ एसिडिक एल्कोहलिक सॉल्यूशन कामा ऑफ द डाई दिस, ठीक है। तो ये क्या करती है, देखो अब मैंने एक जेल पे प्रोटीन को सेपरेट कर लिया, अब उसे हमें विजुलाइज करना होता है, तो विजुलाइज हम किसी डाई से करते हैं, तो वो प्रोटीन को डीनेचर तो नहीं करेगी, ये तो नहीं होगा, वो फिक्स देम इन द सेल, वो फिक्स कर देगी, इंश्योर दे डू नॉट वॉश आउट, उसको धुलने पर वो वॉश आउट नहीं होगी, अलाउ डाई टू बाइंड देम, और उनसे बाइंड कर जाएगी। तो हमारा बी सी डी राइट आंसर है, तो आंसर नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा।
In the process of protein sequencing, trypsin and chymotrypsin are used to generating fragments. Select tryptic peptides list. तो जो हमारा काइमोट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है वो लाइसिन पे कट करते हैं, ठीक है, लाइसिन। इसका इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग यूकैरियोटिक 18S राइबोसोम द फॉलोइंग कंपोनेंट में बी ऑब्जर्व। देखो सही बात है, जो हमारा 80S होता है वो किसमें किसमें होता है, 60 एंड 40 में, ठीक है, 60 एंड 40 में। अब इसमें क्या होता है, 60 में हमारा होता है 28, 5.8 एंड 5, ठीक है, और इधर होता है 14 में हमारा होता है 18S, ठीक। ये हमारा राइबोसोम डिवाइडेड होता है, ठीक है, बाय द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक। अब इसके लिए 80S के लिए क्या होगा, पहला ऑप्शन तो सही है। 5S rRNA है 34 प्रोटीन, ये बात गलत है। 34 प्रोटीन जो हमारी होती है वो प्रोकैरियोट के केस में नहीं, प्रोकैरियोट के केस में भी नहीं देखने को मिलती है 5S में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 23S, ये प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। अब वही हम बात करते हैं 5S RNA एंड 49 प्रोटीन। तो देखो यहाँ पर, ये देखो 49 प्रोटीन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 49 प्रोटीन दे रखी है, और 5.8S इसी का पार्ट है। तो हमारा ए एंड डी राइट आंसर हो जाएगा। ए एंड डी इज राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज सही, ठीक है। यहां से ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपाइन डाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिजल्ट्स। तो जो पेपाइन होता है पपाया से प्राप्त होता है, इससे हम IgG एंटीबॉडी को हम डाइजेस्ट करते हैं तो बनते क्या है। तो यहाँ पर हमें जब पेपाइन से करते हैं तो 2 फैब फ्रेगमेंट मिलते हैं और 1 FC फ्रेगमेंट मिलता है, ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। देख लो, जब इसे मैंने पेपाइन से डाइजेस्ट किया तो यहाँ पर 2 फैब रीजन मिले और 1 FC रीजन मिला। जब पेप्सिन से करते हैं तो 2 ओनली 1 फैब रीजन मिलता है और माइन्यूट लेवल पे FC रीजन मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द प्लांट और इकोसिस्टम नाउ टू हैव हाईएस्ट एनर्जी कन्वर्जन इफिशियंसी। तो जब हम हाईएस्ट कन्वर्जन इफिशियंसी देखते हैं तो वो हम शुगर केन की देखते हैं, क्योंकि ये C4 प्लांट है, कॉर्नफील्ड भी C4 प्लांट है, बट एज कंपेयर टू शुगर केन ज्यादा करता है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, द एशियन mongoose and American skunk evolved independently of each other but show similar structure and feature। देखो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की डिफिनीशन है, तो राइट आंसर ऐसे ही तुम बता सकते हो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 21, रिफाम्पिसिन एन इनहिबिटर ऑफ RNA polymerase is added to a bacterial culture, the culture is immediately divided into 3 fractions, to which radioactive thymidine methionine are added रिस्पेक्टिवली और यूरेसिल भी, ठीक है। 5 मिनट लेटर द सेल आर लाइज्ड, रेडियोएक्टिव लेवल्ड इन ऑल इज मॉनिटर्ड, व्हाट विल बी ऑब्जर्व, ठीक है। हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो क्वेश्चन में बोला ये है, रिफाम्पिसिन है, रिफाम्पिसिन RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, दैट मींस यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करेगी। ट्रांसक्रिप्शन में हमारा क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन में हमारा जो लगेगा वो लगता है हमारा यूरेसिल, क्या लगता है, यूरेसिल, ठीक। तो अब यहाँ पर सेल एक है, सेल के अंदर रेप्लिकेशन भी चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है, ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारा ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ हमारा ट्रांसलेशन भी चल रहा है, ठीक है। मिथ्योनिन हमारा ट्रांसलेशन के दौरान ऐड होगा, थाइमीन हमारा रेप्लिकेशन के दौरान ऐड होगा, लेकिन रिफाम्पिसिन जो है वो किसको इनहिबिट कर रहा है, RNA, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारा यूरेसिल ऐड होगा, क्योंकि RNA बनेगा तो यूरेसिल ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या है, थाइमीन एंड मिथ्योनिन इनकॉर्पोरेटेड, सही बात है, ये तो इनकॉर्पोरेटेड होंगे, विल बी ग्रेटर देन यूरेसिल, तो यही राइट आंसर है इसका। यूरेसिल की कंपैरिजन में थाइमीन और मिथ्योनिन ज्यादा इनकॉर्पोरेटेड होंगे, क्योंकि रिफाम्पिसिन RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रही है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन इन अ प्रोटीन ऑफ यूकेरियोट इज इनिशिएटेड इन। देखो एन-लिंक्ड जो होता है वो इनिशिएट होता है ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, और ये फिनिश कहाँ होता जाके है, गोल्गी एपरेटस में। इसकी लास्ट स्टेप कहाँ होती है, गोल्गी एपरेटस में, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्शन। एक ग्राफ है, वहां से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले G1 SCD के आ जाएगा, G1 SCD के, फिर SCD के, ठीक है, फिर MCD के, फिर आ जाता है APC C कॉम्प्लेक्स।
अब एपीसीसी भी दो तरह से काम करता है, क्योंकि ये एनाफेज और मेटाफेज को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर CDC20 मिड माइटोसिस में काम करता है और CDH1 वो लेट माइटोसिस में काम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। पहले G1 साइक्लिन CD के आ जाएगा, ठीक है, ए राइट है, ए अरेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद एस फेज साइक्लिन आ जाएगा, मतलब सी। उसके बाद हमारा आता है, क्योंकि ये मिड में काम करता है और ये लेट में काम करता है, ये मिड, देखो यहाँ पे लिखा है, ये मिड माइटोसिस में काम करता है और ये लेट माइटोसिस में काम करता है। तो मिड माइटोसिस में पहले कौन काम करेगा, CDC20, फिर डी आ जाएगा और उसके बाद हमारा बी आ जाएगा। तो ACDB ये राइट आंसर होगा सेकेंड, ठीक। और इस ग्राफ में दिया हुआ भी है। यहाँ पर दो चीजें होती हैं एपीसी में, एक होता है CDC20 और एक होता है CDH1। CDC20 मिड में काम करता है और CDH1 लेट में काम करता है, ठीक, ये याद रखना। इसके बाद अगला है एलो एलो एलोपैट्रिक स्पीसीज, सिम्पैट्रिक स्पीसीज और सिबलिंग स्पीसीज एंड पैरापैट्रिक स्पीसीज। एलोपैट्रिक स्पीसीज होती हैं, वो होती हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में, तो ए का हमारा सेकेंड। सिम्पैट्रिक स्पीसीज species inhabiting the same geographical area, बी का पहला। siblings species which are morphologically identical but reproductively isolated, ये हो जाते हैं siblings। parapatric siblings occupy separate area that share a common boundary, ये हो जाएगा parapatric। तो राइट आंसर ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा पहला इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए पैकेजिंग। जब डीएनए पैकेजिंग होती है तो पहले क्या होता है, जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है चार टाइप की, H2A, H2B और H3 एंड H4। अब इनके डाइमर बनते हैं, पहले हिस्टोन डाइमर बनता है जिससे हिस्टोन का ऑक्टॉट बनता है, ठीक है, हिस्टोन का डाइमर बनेगा, पहले डाइमराइजेशन होता है हिस्टोन का, फिर न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। अब जैसे हिस्टोन का डाइमराइजेशन हिस्टोन बन जाएगा, इसके चारों तरफ अब डीएनए रैप करेगा, ठीक, जब इसके चारों तरफ डीएनए रैप करता है तो बन जाता है न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद होता है क्रोमेटोसोम का फॉर्मेशन। क्रोमेटोसोम का फॉर्मेशन तब होता है जब यहाँ पर लिंकर स्टोन होती है, H1 स्टोन, लिंकर स्टोन दूसरे के साथ ऐड कराती है, तो ये लिंकर स्टोन जब बन जाती है तो इसे हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम, और इसके फर्दर फोल्डिंग को बोल देते हैं हम डीएनए स्कैफोल्ड, डीएनए स्कैफोल्ड, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डी हिस्टोन डाइमराइजेशन, बी न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, सी क्रोमेटोसोम फॉर्मेशन, डी और ए डीएनए स्कैफोल्ड। तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो क्या होता है, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन कैन अकर ओनली एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये बात गलत है, ये ट्रांसलेशन लेवल पर भी हो सकता है या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी हो सकता है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये राइट, ये गलत आंसर जो है बात हो गई। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। अब जहां जहां पर ए गलत है तो वो ऑप्शन ऑलरेडी निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इनहेंसर रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन, सही बात है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैन रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन हेट्रोक्रोमेटिक, ये बात गलत है। जब क्योंकि जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होता है वो सेपरेस्ड होता है, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, वो इनएक्टिव रीजन होता है, ठीक है, बट सब कंडीशंस में नहीं। तो बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। इसके बाद साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, साइटोस्केलेटन जो होता है यूकैरियोटिक सेल में, देखो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, बैक्टीरिया की सेल वाल होती है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है साइटोस्केलेटन, काइटिन जो होती है वो फंगल की सेल वाल है, ये भी गलत है, माइक्रोफिलामेंट इज द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, सेलुलोज जो होती है वो हमारी प्लांट की सेल वाल है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर बी एंड सी यहाँ पे भी हो जाएगा, बी एंड डी फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद मैच करना है फिर से, डीएनए फुटप्रिंटिंग, डीएनए फुटप्रिंटिंग जो होती है वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन चेक करने के लिए करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट वीएनटीआर का यूज होता है। अब सेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल एनालिसिस, ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस में करते हैं। तो हमारा ए का हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा,
बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक, इसके बाद द ट्रांजिशन जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो ट्रांजिशन जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, जैव मंडल में ट्रांजिशन जोन होता है वो आउटर मोस्ट जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है डंग बीटल्स लाइव इन द रीजन वेयर कैटल ग्रेज क्विकली वरिंग एंड रिसाइकल कैटल ड्रॉपिंग। ठीक है, जो कैटल्स यहाँ पर ड्रॉपिंग करते हैं उनको वो जल्दी से रिसाइकल करती है, वरिंग करती है, बिकॉज ऑफ द डंग बेटल्स एक्टिविटीज फीड एंड नरिश्ड। ठीक है, हैबिटाट फॉर द डिजीज कैरिंग फ्लाइज आर रिड्यूस, जिससे डिजीज कैरिंग फ्लाइज की लाइफ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड द प्लांट अपॉन एंड नरिश्ड। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द डंग बेटल्स एंड डिजीज कैरिंग फ्लाइज, यहाँ पर ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा वर्ड क्या लिखा है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर रिकॉर्डिंग का साइन बन के आ रहा है, इसलिए सीन नहीं हो रहा है। तो कैरिंग फ्लाइज इज टाइप ऑफ, तो देखो यहाँ पर जो एक तो डिजीज फ्लाइज हैं और दूसरा हमारा क्या है डंग बेटल्स हैं, तो दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं, तो एक टाइप का इनके बीच कंपटीशन हो रहा है, तो इस टाइप के कंपटीशन को बोलते हैं हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। राइट आंसर चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे आगे वीडियोस में रहेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने की चांसेस हैं, जैसे सीयूटी पीजी में, जूलॉजी बॉटनी में भी। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।